नाज़रीन, तलबा व तालिबात, मौलाना नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की इस तालीमी नशिस्त में मैं डॉक्टर आरिफ अहमद आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज हम क्लासिफ़िकेशन ऑफ एनिमल्स और बेसिस ऑफ क्लासिफ़िकेशन यानी एनिमल्स की दर्जाबंदी और दर्जाबंदी के बुनियाद के बारे में मुताला करेंगे। क्लासिफिकेशन जो फर्दर डिवीज़न हो रहा है वो एवोल्यूशन के हिसाब से, यानी अगर हम एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले एम्फीबियंस का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट हुआ, फिर एव्स आए और सबसे आखिर में मैमल्स आए। इसी तरह अगर हम फिशेज़ में देखते हैं तो सबसे पहले पेलेकोडर्माई आई, फिर कॉन्डेक्टिव फिशेज़ का एवोल्यूशन हुआ, फिर ऑस्टिक फिशेज़ का एवोल्यूशन हुआ। इसी तरह अगर हम ऊपर की तरफ जानिब देखते हैं तो पहले एक्रेनिएटा आयस यानी यूरोकॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स का एवोल्यूशन हुआ और उसके बाद क्रेनिएट्स का या वर्टिब्रेट्स का एवोल्यूशन हुआ। आइए अब हम देखते हैं कि हम नॉन कॉर्डेट्स को किस तरह से डिवाइड करते हैं। नॉन कॉर्डेट्स के 10 मेजर फाइलम हैं, इसके अलावा और फाइलम्स हैं लेकिन वो माइनर फाइलम्स हैं जिसमें कुछ बहुत ही कम स्पीसीज़ हैं। इसके जो मेजर फाइलम्स हैं वो हैं पहला प्रोटोजोआ, दूसरा पोरीफेरा, तीसरा सिलेंट्रेटा, चौथा प्लेटीहेल्मिन्स, पाँचवां एस्कीहेल्मिन्स, छठा एनिलिडा, सातवां आर्थ्रोपोडा, आठवां मोलस्का, नवां इकाइनोडर्मेटा और 10वां हेमिकॉर्डेटा। तो हमने ये जो 1 से लेकर 10 तक इनको तकसीम किया है वो ऐसा ही नहीं है कि हम इनको अल्फ़ाबेटिकली हम इनको तकसीम किया है, बल्कि हम इनको एवोल्यूशनरी हमने इनको तकसीम किया है या इनको क्लासीफाई किया है। यानी अगर हमने पहले प्रोटोजोआ पोरीफेरा लिखा है तो इसका मतलब है कि ये एनिमल जो हैं वो सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्स से पहले इवॉल्व हुए हैं। इसी तरह प्लेटीहेल्मिन्स और एस्कीहेल्मिन्स जो हैं वो एनालिडा और आर्थ्रोपोडा से पहले इवॉल्व हुए हैं। प्रोटोजोआ में तमाम वो एनिमल्स जो सिंगल सेल्स के हैं, जिसमें कि आपके अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना वगैरह है। पोरीफेरा में जैसे कि साइकोन, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला वगैरह आते हैं, ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं। जबकि सिलेंट्रेटा, इसको हम निडेरिया भी कहते हैं, जिसमें कि हाइड्रा है, ओबेलिया है या ओरेलिया की स्पीसीज़ आते हैं। प्लेटीहेल्मिन्स में फैसियोला है, टीनिया है या डेगोसिया है। ज़्यादातर प्लेटीहेल्मिन्स जो हैं पैरासिटिक होते हैं। इसी तरह एस्कीहेल्मिन्स हैं जिसमें एस्केरिस है, वोकेरिया है, एनसाइक्लोस्टोमा वगैरह आते हैं। एनालिडा में अर्थफॉर्म है, हिरुडेनिया है, लीच है, नेरिस वगैरह आते हैं। जबकि आर्थ्रोपोडा में प्रॉन्स हैं, क्रैब्स हैं, स्कॉर्पियंस हैं और तमाम जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। मोलस्का फाइलम में पायला है, यूनो है, ऑक्टोपस है या स्नेल्स वगैरह आते हैं। इसी तरह जो इकाइनोडर्म्स है उसमें स्टार फिश आता है, इकाइनस है, सैंड डॉलर्स वगैरह आते हैं। और हेमिकॉर्डेटा ये ऐसा ग्रुप है जिसमें सिर्फ 2 ही इंडिविजुअल्स हैं, एक बेलेनोग्लोसिस और दूसरा सक्कोग्लोसिस। लेकिन क्योंकि ये ऐसा फाइलम है जिसके कैरेक्टर जो हैं नॉन कॉर्डेट से भी मैच करते हैं और कॉर्डेट से भी मैच करते हैं, तो ये इसको हम एक कनेक्टिंग लिंक के तौर पे देखते हैं। इसीलिए हम इसको सबसे आखिर में रखा है या सबसे आखिर में इस वजह रखा है ताकि क्योंकि ये दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है। यानी जब पहले एवोल्यूशन में नॉन कॉर्डेट्स का एवॉल्व हो गया, उसके बाद फिर हेमिकॉर्डेट्स का एवोल्यूशन हुआ, फिर इन हेमिकॉर्डेट्स के बाद कॉर्डेट्स का एवोल्यूशन हुआ। नाज़रीन, अभी आपने देखा कि हमने कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को फर्दर क्लासीफाई किया डिफरेंट फाइलम्स और ग्रुप और सब क्लासेस में। आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी, मैंने क्लासिफिकेशन तो बताया लेकिन इनका बेसिस नहीं बताया कि हमने इनको किस बेसिस पे क्लासीफाई किया। तो आइए हम देखते हैं हमने इन एनिमल्स को किस बुनियाद पे क्लासीफाई किया था। हमने इनको क्लासीफाई किसी एक बुनियाद पे नहीं किया, बल्कि इसकी बहुत सारी बुनियाद हैं जिसकी बुनियाद पे हमने क्लासीफाई किया है। आइए देखते हैं ये क्या बुनियाद है। इसमें पहला है अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर्स, नेचर ऑफ सीलोम, सेगमेंटेशन, पैटर्न ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आइए अब हम एक एक करके इसका मुताला करते हैं। पहला है अरेंजमेंट ऑफ द सेल या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस अरेंजमेंट ऑफ सेल ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें तो हम इसमें 4 ग्रुप्स हैं। पहला है सेलुलर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा टिश्यू लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, तीसरा ऑर्गन लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन या चौथा है ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन की बहुत अहम बुनियाद है क्योंकि इसकी बुनियाद पे हम ना सिर्फ एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हैं बल्कि हम ये भी बता सकते हैं कि वो एवोल्यूशनरी एक दूसरे से कितना क्लोजली रिलेटेड हैं या कितना दूर हैं, या एवोल्यूशन में उनका एवोल्यूशन किससे पहले हुआ।
तो अगर हम सेलुलर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में देखते हैं तो ये वो एनिमल्स हैं जो जिनका जिसामत जो है, जिनकी बॉडी है वो सिर्फ सेल से बनी होती है, यानी वहाँ पे इंडिविजुअल सेल्स होते हैं, वो कोई टिश्यू लेवल या ऑर्गन्स उनके अंदर नहीं मौजूद होते। इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही फाइलम आता है जिसको कहते हैं स्पॉन्जेस। अगर आप स्पॉन्जेस को देखें तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अक़साम के सेल्स का ये एक मजमूआ है और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेल्स की बुनियाद पर ही ये बनता है। दूसरा हमारा जो है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। इसमें अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही फाइलम आता है जिसको हम कहते हैं सिलेंट्रेटा, यानी सिलेंट्रेटा में सिर्फ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे कोई ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। तीसरा इसका जो ग्रुप है वो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं और वो टिश्यू मिलके मुख्तलिफ़ तरह के टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अभी कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम नहीं डेवलप हुआ, ये सिर्फ ऑर्गन्स हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं जो अपना फंक्शन अंजाम देते हैं। इसमें दो ग्रुप्स आते हैं, पहला प्लेटीहेल्मिन्थ्स है और दूसरा एस्कीहेल्मिन्थ्स है। चौथा इसका ग्रुप जो है वो है ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि तमाम एनालिट्स से लेके कॉर्डेट्स तक आते हैं। इसमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, यानी कोई भी फंक्शन है वो एक ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म करता है, जैसे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें कि ये सिस्टम मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स की से मिलकर बना आता है और ये ऑर्गन सिस्टम एक काम या अंजाम फंक्शन करता है। दूसरा इसका हम जो बुनियाद थी वो है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री हालांकि इससे हम कोई एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस तो नहीं दे सकते, लेकिन इसको हम मुख्तलिफ़ फाइलम्स में डिवाइड करने में हमें इसको हेल्प मिलती है। इसमें हम देखते हैं कि तीन तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला एसिमेट्रिकल है, दूसरा रेडियल सिमेट्रिकल और तीसरा बायलैटरल सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में वो स्पीसीज आती हैं जो एसिमेट्रिकल हैं, यानी अगर आप उनको दो हिस्सों में डिवाइड करें तो वो एक दूसरे के मुशाबे नहीं होंगी, यानी वो दोनों एक तरह की नहीं होंगी, दोनों ही अलग होंगी। ये एसिमेट्रिकल स्पीसीज कहलाती हैं, जिसमें के हमारे स्पॉन्जेस आते हैं। दूसरा है रेडियली सिमेट्रिकल, जिसमें आते हैं सिलेंट्रेट्स, टीनोफोरा या इकाइनोडर्म्स। यानी अगर हम किसी एक रेडियस पे या डायगोनल पे इनको कट करें तो ये चारों तरफ से मुशाबह होंगे। जैसे कि अगर आप एक शेप को किसी भी तरह से कट करें तो वो उसमें हम दो सिमेट्री या दो से ज़्यादा सिमेट्री हासिल होती हैं। लेकिन जो बायलैटरल सिमेट्री है उसमें हम एनिमल्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, लेफ़्ट में या राइट में। जैसे कि हम अपने अगर यहाँ से एक लाइन डालें तो हमारा राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड में डिवाइड करेंगे, जो एक दूसरे के मुशाबे होंगे या एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। इसके बाद हम तीसरी बुनियाद देखेंगे, जिसमें है कि नंबर ऑफ़ एम्ब्रियोनिक लेयर्स, यानी उसमें कितनी एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं। ये भी बहुत अहम और खुसूसी क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पे हम उनको एवोल्यूशनरी डिवाइड कर सकते हैं, या इससे हमें पता चलता है कि वो एवोल्यूशनरी कितना एक दूसरे से रिलेटेड हैं या पहले या बाद में आए हैं। तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम पे पहले मोरूला बनता है जाइगोट से, फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर गैस्ट्रुला बनता है। जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो इसमें एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं या एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं जिनको हम एक्टोडर्म या एंडोडर्म कहते हैं। तो वो एनिमल्स जिसमें सिर्फ दो ही लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म या एंडोडर्म, उनको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं, जिसमें कि आपके आते हैं स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स। और दूसरा है हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, यानी वो एनिमल्स जिसमें तीन लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इसके अलावा एक मिडिल लेयर होती है जिसको हम मीजोडर्म कहते हैं। और इन तीनों ही लेयर्स से बाकी तमाम ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जो हमारा दूसरी बुनियाद है वो है नेचर ऑफ सीलोम। पहले हम ये देखेंगे सीलोम क्या है। सीलोम एक एक्चुअली बॉडी कैविटी है। बॉडी कैविटी यानी अगर मैं अपने आप को यहाँ से आप कट करके देखें तो एक अंदर एलिमेंट्री कैनाल होगी और एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस है जिसमें तमाम ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, उस स्पेस को हम सीलोम कहते हैं। इस सीलोम का जो बुनियाद वो है कि ये या तो एनिमल्स में एब्सेंट होती है या सीडोसीलोम में होती है या प्रेजेंट होती है। तो इसमें तीन ग्रुप है। पहला ग्रुप है एसीलोमेट्स एनिमल्स, यानी वो एनिमल्स जिसमें ये सीलोम नहीं होती। इसमें दो ग्रुप्स आते हैं या दो फाइलम्स आते हैं, पहला पोरीफेरा है और दूसरा प्लेटीहेल्मिन्थ्स है। इसके अलावा जो तीसरा ग्रुप है वो है सीडोसीलोमेट्स, जिसमें आते हैं एस्कीहेल्मिन्थ्स, यानी वो एनिमल्स जिसमें सीलोम तो होती है लेकिन ये सीलोम जो है मीजोडर्म से लाइन नहीं होती, इसलिए हम इसको ट्रू सीलोम या सीलोम नहीं कहते। इसी वजह से हम इसको सीडोसीलोम कहते हैं, जिसमें कि सिर्फ एक ही फाइलम आता है जो कि है
एस्की हेलमिंथ्स। तीसरा हमारा ग्रुप है वो है सीलोमेट्स का ग्रुप। इसमें वो तमाम एनिमल्स आते हैं जो जिनमें ट्रू सीलोम्स होती हैं, जिसमें कि एनालिड्स से लेके इकाइनोडर्म्स तक नॉन कॉर्डेट्स आते हैं और तमाम कॉर्डेट्स इस ग्रुप में आते हैं। इसके बाद हम जो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन हालांकि एवोल्यूशनरी तौर पे इससे हमें नहीं मालूम होता कि ये सिग्निफिकेंट है या हम एवोल्यूशनरी तौर पर हम इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते, लेकिन ये एनिमल्स को डिफरेंट फाइलम्स को पहचानने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये या तो एक्सटर्नल मेटामेरिज्म हो सकता है जैसे कि एनालिड्स और आर्थ्रोपोडा में होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जितने भी अर्थ फॉर्म है उसमें बाहर की तरफ में सेगमेंट्स होते हैं, या जितने भी इंसेक्ट्स हैं उसमें डिफरेंट बॉडी सेगमेंट्स होते हैं जो बाहर की जानिब से दिखाई देते हैं, जबकि इनके अंदरूनी तौर पर कोई सेगमेंट्स नहीं होता। तो अगर हमें एनालिड्स को और एस्की हेलमिंथ्स को यानी राउंड वार्म्स और केचुए को पहचानना है तो हम बाहरी तौर पर देखकर बता सकते हैं कि ये एनालिड्स हैं या एस्की हेलमिंथ्स हैं। एस्की हेलमिंथ्स राउंड बॉडी होती हैं और उनमें कोई सेगमेंट्स नहीं होता। ये सेगमेंटेशन कॉर्डेट्स में भी पाया जाता है, लेकिन कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के सेगमेंटेशन में ये बुनियादी फ़र्क है कि कॉर्डेट में सेगमेंटेशन जो है इंटरनल होता है और एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। जैसे कि जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसमें सोमाइट्स होते हैं जिससे कि हमारे मसल्स वगैरह बनते हैं। इसी तरह हमारे सेगमेंट्स जो हैं आप अगर देखें तो वर्टिब्रल कॉलम में भी हैं, जो कि वर्टिब्री जो है डिफरेंट वर्टिब्री से बनी हुई है या सेगमेंट से बनी हुई है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो पैटर्न ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, जिसमें कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हम सबसे पहले देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बुनियाद पे अगर हम देखते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 ग्रुप आते हैं। पहला वो एनिमल जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, जिसमें कि स्पॉन्जेस आते हैं। स्पॉन्जेस जो है ऐसा नहीं है कि इसमें न्यूट्रिशन नहीं होता, उसके डिफरेंट सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं वो खुद ही तमाम न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, लेकिन एक कोई सिस्टम नहीं होता जिसके थ्रू वो न्यूट्रिशन हासिल करें। दूसरा हमारा है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कि सिलेंट्रेट्स और प्लेटीहेलमिंथ्स आते हैं। हम इसको इनकम्प्लीट सिस्टम इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें खाने के अंदर जाने और जो अखराजी मादा है उसको बाहर आने का सिर्फ एक ही सुराख होता है, यानी जिससे खाना अंदर जाता है और इससे अखराज बाहर होता है वो एक ही होता है, यानी एनस और माउथ एक ही सुराख होता है। दूसरा हमारा जो ग्रुप है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें कि खाना अंदर जाने के लिए अलग सुराख होता है जिसको हम माउथ कहते हैं, और जो अखराजी मटेरियल है उसको बाहर आने के लिए अलग सुराख होता है जिसको हम के एनस कहते हैं। तो इस बुनियाद पे भी हम जो इनवर्टिब्रेट्स हैं या नॉन कॉर्डेट्स हैं उनके डिफरेंट फाइलम्स में तफरीक कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बुनियाद पे भी हम ये देखेंगे कि ये भी एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है, यानी इससे हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इंडिविजुअल्स या स्पीसीज़ के बीच में निकाल सकते हैं, जिसमें है कि सर्कुलेटरी सिस्टम वो एनिमल्स जिसमें एब्सेंट होता है, जिसमें क्या आते हैं आपके पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथ्स और एस्की हेलमिंथ्स। इसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट ब्लड वेसल्स या ब्लड नहीं होता, बल्कि जो गैसेस का डिफ्यूज़न है वो डायरेक्ट डिफ्यूज़न के थ्रू होता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट। दूसरा इसमें जो ग्रुप है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें कि आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क आते हैं। इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और इसके अलावा उनकी बॉडी में स्पेसेस होते हैं जिसमें कि फ्लूइड होता है जिसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं, यानी यहाँ पे ब्लड किसी ब्लड वेसल्स के अंदर इनक्लोज नहीं होता बल्कि बॉडी के डिफरेंट स्पेसेस में भी मौजूद होता है, जिसकी वजह से हम इसको ओपन सर्कुलेटरी या ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसका तीसरा ग्रुप जो है वो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें कि नॉन कॉर्डेट्स में सिर्फ एक एनालिडा ऐसा ग्रुप है जिसमें कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और इसके अलावा जो आते हैं वो तमाम कॉर्डेट्स हैं जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं। इसमें अगर आप देखें तो ब्लड जो है वो इन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर और आर्टरीज और वेन्स के अंदर होता है, ब्लड बॉडी से बाहर नहीं होता। इसके अलावा जो हम दूसरा एक अहम बेसिस है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बुनियाद पे हम हालांकि ये तो नहीं बता सकते कि वो एवोल्यूशनरी एक दूसरे से कितना क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन हम डिफरेंट फाइलम्स के बीच में ये तफरीक करने का एक अहम ज़रिया है। इसमें वो एनिमल्स हैं जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, जिसमें कि हमारा पोरीफेरा और से लेके एनालिडा तक आता है। दूसरा हमारा है वो ऑर्गेनिज्म जिसमें ये रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद होता है, जिसमें आर्थ्रोपोडा से लेके तमाम
कॉर्डेट्स आते हैं। नाजरीन, आज हमने देखा कि हमने एनिमल को किस तरह से क्लासिफाई किया या क्लासिफिकेशन की क्या बुनियाद है, हम एनिमल को किस बुनियाद पे क्लासिफाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली नशिस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।